TMA Pai Foundation and others versus State of Karnataka and others 2002 का केस है. It is a 11 judges decision and ratio is 6:5. तो facts of the case क्या है कि TMA Pai is a trust, whereas Manipal Institute of Technology is an educational institute which is owned and administered by the trust. एक academic institution था जिसका नाम था the Academy of General Education. It was formed by Dr. TMA Pai, which was registered as a society under the Society Registration Act. एक जगह पर तो इसका नाम था मणिपाल. तो मणिपाल नाम की एक जगह पर एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसका नाम था द एकेडमी ऑफ जनरल एजुकेशन. एंड दिस ट्रस्ट, द एकेडमी ऑफ जनरल एजुकेशन, was registered as a society under the Society Registration Act, and the founder was Dr. TMA Pai. पहले जो था ये मणिपाल जो था, it was in the state of Madras, but after the recognition of the states, it has become a part of the state of Karnataka. So under this academic institution, the Academy of General Education, many institutes were formed. इसमें से एक इंस्टीट्यूट का नाम था मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज ट्रस्ट. अब इस मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज के ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट था, इट वाज टू प्रमोट द कोंकणी लैंग्वेज. कोंकणी लैंग्वेज को प्रमोट करना, कोंकणी कल्चर को प्रमोट करना. किस लिए? फॉर द एजुकेशनल एडवांसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीकिंग इन कोंकणी in addition to all castes and communities. The basic purpose was to promote the Konkani language and the people who used to speak the Konkani language, basically whose whose mother tongue was the Konkani. So with the object of prohibiting the able collection of the fee in excess of the amount, उस वक्त क्या होता, 1984 में गवर्नर साहब ने कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्डिनेंस 1984 लेकर आए. और इस ऑर्डिनेंस के अंदर एक प्रावधान ये था कि नो इंस्टीट्यूट कैन चार्ज द कैपिटेशन फीस. No institute can charge the fees which is more than the norms fixed by the state. So इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के लिए, क्वेश्चनिंग द वैलिडिटी ऑफ द सेड ऑर्डिनेंस, द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट which was dated 19th July 1984, जिसमें स्टेट ने ये बताया कि 40% of the seats of these colleges shall be under the control of government. अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो 40 सीट्स किसके कंट्रोल में रहेंगी? गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगी. कंट्रोल का मतलब क्या है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट के पास रहेगा. वो सीट्स कैसे फिल होंगी, किस कैटेगरी को दी जाएंगी, इट वुड बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. इसी ऑर्डर को और इसी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के लिए एक रिट फाइल होती है. और उस रिट में ये कहा जाता है, because the college is not receiving any financial aid from the state government, it is declared under the category of a private unaided educational institute. अब क्योंकि ये कॉलेज कोई फाइनेंशियल एड किसी स्टेट से नहीं ले रहा है, मतलब कर्नाटका स्टेट से नहीं ले रहा है, तो कर्नाटका स्टेट इस पर रेगुलेटरी मेजर्स नहीं लगा सकती है. तो ये दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस. तो जो मेजर इश्यूज थे बिफोर द कोर्ट वाज, इशू नंबर 1, whether there exists a fundamental right to set up educational institution, and if so under which provision. क्या कोई ऐसा फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करता है जिसके द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया जाए? अगर है तो किस प्रोविजन में है? So first issue was the whether there exists a fundamental right to set up an educational institutions, and if so under which provision. Number 2,
इश्यूज नंबर टू जो मेजर इश्यूज था, टू व्हाट एक्सटेंट गवर्नमेंट में इम्पोज रेगुलेशंस अपॉन द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। इसमें भी आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस which gets aid from the financial assistance from the state government, and the private institutions which do not get any aid or financial assistance from the private institution from the government. तीसरा इश्यूज बिफोर द कोर्ट था, what is to be the unit to determine the existence of a religious or linguistic minority in relation to article 30। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 30 है, विच इज अबाउट राइट ऑफ माइनॉरिटीज। अभी ये नहीं पता कि माइनॉरिटीज कौन है, बट राइट ऑफ माइनॉरिटीज हमने बताया। टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो फर्स्ट जो इशू था, यस देयर एग्जिस्ट अ फंडामेंटल राइट टू सेट अप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड दिस इज अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 30। व्हाट आर्टिकल 30 सेज, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजियस रिलीजन और लैंग्वेज। तो ये जो आर्टिकल 30 है, दो तरह के माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है। फर्स्ट इज माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन and second is minority on the basis of language. So such minorities, they will have the right to establish and administer educational institutions, establish and administer educational institutions of their choice। तो जो भी माइनॉरिटीज हैं, उनके पास एक चॉइस होगी कि वो किस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करें और उसको एडमिनिस्टर करें अंडर आर्टिकल 30। तो पिटिशनर का जो आर्गुमेंट था ये था कि कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट, जो गवर्नर साहब ने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्डिनेंस लेकर आए थे 1984 में, जिसमें ये कहा गया था कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे कैन नॉट चार्ज अ फी बियॉन्ड अ नॉर्म सेट अप बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस दे कैन नॉट चार्ज द कैपिटेशन फी। तो पेटिशनर ने यही कहा था कि जो एक्ट है, कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी, कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ब्रैकेट में प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी इज ए is violative of Article 30। Article 30 confirms the fundamental right on the linguistic and religious minorities to establish and administer the educational institute of their choice। Petitioner का दूसरा आर्गुमेंट ये था कि कोंकणी is a language of a section of people in the state which constitutes minority। एक बार माइनॉरिटी को स्टेब्लिश कर दिया, तो उसके बाद आपके पास एक राइट आ जाता है कि आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्टैब्लिश कर सके, उसको एडमिनिस्टर कर सके इन इन योर ओन वे। तीसरा जो कंटेंशन था फ्रॉम द पिटिशनर, दैट टीएमए पाए वाज अ कोंकणी स्पीकिंग पर्सन। डॉक्टर टीएमए पाए ही वाज अ कोंकणी स्पीकिंग पर्सन by birth, therefore after his demise to commemorate his memory, उसकी यादगार में, and to promote his objectives, a Konkani speaking institutions was established, जिसकी हम बात करें मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज। जो चौथा कंटेंशन था पिटिशनर का वो ये था, द पिटिशनर कंटेंडेड दैट गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एज दे आर प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 30। तो एक चीज तो तय हो गया कि ये जो डॉक्टर टीमे पाए वाला केस था, जो जिस इंस्टीट्यूशन के लिए बात कर रहे थे, दे वर नॉट गेटिंग एनी एड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब रेस्पोंडेंट कौन है? रेस्पोंडेंट इज स्टेट ऑफ कर्नाटका।
रेस्पोंडेंट का जो आर्गुमेंट, जो मेजर आर्गुमेंट्स दिए थे कि मणिपाल इंस्टीट्यूशन वाज नॉट established by a minority and it was not established for the benefit of Konkani speaking people. ये सिर्फ इसलिए बनाया गया, कोंकणी का इस्तेमाल इसलिए किया गया, the word Konkani is used just to take the benefit of the Article 30. Otherwise, there is no objective behind this. दूसरा जो आर्गुमेंट था रेस्पोंडेंट का ये था कि जो एक्ट विच वाज चैलेंज्ड बाय दिस रिट, कौन सा एक्ट? कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी। इसका जो पर्पज है, इट वाज टू डिस्ट्रॉय द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग कैपिटेशन फीस एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये जो एक्ट सरकार लेकर आई थी उसका एक ही पर्पज था कि जो कैपिटेशन फीस जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट लिया करते थे उस पे एक चेक लगाया जाए, उसको रोका जाए, हैवी अमाउंट ऑफ फी जो कलेक्ट की जाए उसको रोका जाए। सो therefore the provisions of this act, they are not violative of article 30. They promote article 14 and 19 of the constitution. तीसरा रेस्पोंडेंट का आर्गुमेंट ये था, the respondent contended that article 30 is applicable to professional education also. लेकिन एक उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था, इसमें यह कहा गया था कि आर्टिकल 30 is not applicable to professional education. It is applicable to right to education is a fundamental right, but up to the age of 40 years for only for the primary education. It is not meant for the professional education. तो यहाँ पर कोर्ट के सामने एक प्रश्न और था जो कि रेस्पोंडेंट अपने आर्गुमेंट में कहा, रेस्पोंडेंट contended that article 30 is applicable to professional education also. So whether the court is going to accept this argument or not, we will see it into the judgment part. Fourth argument from the respondent was, respondent contended that article 30 is not an absolute right. Therefore government can impose restrictions. तो बेसिकली जब भी कोई केस किसी कोर्ट के सामने आता है तो उसमें जो फर्स्ट पार्टी पिटिशनर या प्लांटिफ जो भी बोलो, वो अपने आर्गुमेंट्स पेश करती है कोर्ट के सामने। इसी तरीके से जो अपोजिट पार्टी है, इन दिस केस रेस्पोंडेंट, उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स पेश किए। अब किसके आर्गुमेंट में कितना दम है ये कोर्ट डिसाइड करती है। और जब कोर्ट डिसाइड करती है अपने जजमेंट में कि अगर मैं बोला एक्स इज राइट, एज अ रेस्पोंडेंट इफ आई से एक्स इज राइट, एज अ petitioner says y is right, then who is right, x or y? That is to be decided by the court, and while deciding this fact, court gives its judgment with lot of explanations. तो majority ये 11 जजेस की बेंच थी जिसमें majority judgment consist of 6 judges. उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले विद रिगार्ड टू स्टेट लॉ, सबसे पहले यस there exists a provision. Article 30 is the provision which is meant for the minorities, and minorities they can establish and administer educational institutions of their choice. और जब माइनॉरिटी कौन होगा, इट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे हिंदू है, इन नॉर्थ पार्ट हिंदी स्पीकिंग पीपल, नॉट हिंदू, इन नॉर्थ पार्ट हिंदी स्पीकिंग पीपल दे आर मोर, बट इन सदर्न स्टेट्स हिंदी स्पीकिंग पीपल आर लेस। तो नॉर्थ रीजन में द पीपल हु आर स्पीकिंग तमिल दे आर इन माइनॉरिटी. In south, the people in the state of Tamil Nadu, people who are speaking Hindi, they are in minority. So I cannot give a generalized statement that Hindi speaking people they are majority and Tamil speaking people they are minority. Or I cannot say that Tamil speaking people they are majority and Hindi speaking people they are in minority. So this is to be decided by the state. So with regard to state law, the unit to determine a religious or linguistic minority can only be the state. It cannot be decided nationwide. Second major part of the judgment was
माइनॉरिटी राइट्स अंडर आर्टिकल 31 कवर द प्रोफेशनल एजुकेशन आल्सो, जो कि किसका आर्गुमेंट था? रेस्पोंडेंट का आर्गुमेंट था, स्टेट ऑफ कर्नाटका का आर्गुमेंट था। दैट आर्टिकल 30 इज एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल एजुकेशन आल्सो, क्योंकि आर्टिकल 30 में एक फ्रेज है, वो क्या है? ऑफ देयर चॉइस। अब उनकी मर्जी कि वो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए लेके आता है या फिर आर्ट के लिए लेके आता है या फिर नॉन प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए लेके आता है या फिर वोकेशनल एजुकेशन के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाते हैं, तो इट इज ऑफ देयर चॉइस। तो कोर्ट ने यही कहा कि प्रोफेशनल एजुकेशन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 31 एज इंडिकेटेड बाय द यूज ऑफ द वर्ड ऑफ देयर चॉइस। तीसरा जो जजमेंट, तीसरा स्टेटमेंट विच वाज डिलीवर्ड बाय द मेजॉरिटी जजेस, वो ये बोला कि एनी रेगुलेशन फ्रेम्ड इन द नेशनल इंटरेस्ट मस्ट नेसेसरली बी अप्लाइड टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर कोई ऐसा एक्ट बनाया गया विच इज फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, then such act should be applicable to all institutions irrespective of their whether they get the financial aids from the state or not. So ये जो एक्ट था, कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट, it was for the benefit of the students who could not afford capitation fee, but they were brilliant, they were in the merit to get the admission. So if any regulation which is framed in the national interest, it must be applied to all educational institutions, whether run by the majority or by the minority. Such a limitation must necessarily be read into Article 30. Right under Article 31 cannot be such as to override the national interest. जो आपको राइट 31 में आर्टिकल 30 में जो मिले हुए, they cannot override, they cannot be above the law which is for the national interest. जो आर्टिकल 32 है, ये इसको भी कोर्ट ने अपना डिसीजन में बोला कि द स्टेट शेल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी। स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एड देने से मना कर सकता है, बट नॉट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ माइनॉरिटी। सो if an institution which is under the management of a minority and state denies to give the financial assistance or aid, then such denial of aid would violate Article 32. Article 30 subclause 2। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो राइट्स अंडर आर्टिकल 30 मिले हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट्स, दे आर कंडीशनल राइट्स। क्योंकि एब्सोल्यूट राइट की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। Even fundamental rights, they can also be curtailed up to a certain extent under certain conditions like emergency conditions. तो कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 30 सब क्लॉज 1 इज नॉट एब्सोल्यूट, इट हैज टू बी रेड विद आर्टिकल 29 2। मेनका गांधी केस में ये कहा था कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स दे शुड बी रेड इन हार्मोनियस वे, दे शुड नॉट बी रेड और दे शुड नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। आर्टिकल 32 क्या बोलते हैं? सॉरी, आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 सेज no citizen shall be denied admission into any educational institutions maintained by the state or receiving aid out of the state funds on grounds only of the religion, race, caste, language or any of them। किसी भी भारतीय नागरिक को एडमिशन
कोई भी इंस्टीट्यूट देने से मना नहीं कर सकता, बिकॉज वो किसी रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज से संबंधित है। सो जो राइट्स है अंडर आर्टिकल 30, दे आर सब्जेक्टेड टू द राइट अंडर आर्टिकल 29 सब क्लोज 2। राइट। इसके अलावा माइनॉरिटी जजेस ने क्या बोला, द राइट ऑफ माइनॉरिटीज इंक्लूड राइट टू डिटरमाइन द प्रोसीजर एंड मेथड ऑफ एडमिशन। अब देखो कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, दो चीज होती है, स्टूडेंट और स्टाफ। स्टूडेंट्स तो पैसा लेकर आएंगे, स्टाफ पैसा को खर्च करेंगे। तो जो एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को जो माइनर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने हिसाब के अनुसार दे कैन सेट, मींस procedure and method of admission can be determined by the minorities, but स्टेट ने एक ही कंडीशन डाली इसके अंदर, दोज प्रोसीजर और मेथड ऑफ एडमिशन दे शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड दे शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट फॉर प्रोफेशनल एंड हायर एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट खोल दिया और अपनी मर्जी से किसी को भी एडमिशन दे दिया। प्रोसीजर आप तय करिए कि एंट्रेंस टेस्ट से लेना है, या फिर किसी पर्टिकुलर क्लास के नंबरों के बेस पे लेना है, या फिर पर्सनल इंटरव्यूज करा के लेना है, या ग्रुप डिस्कशन करके लेना है। अब प्रोसीजर आप खुद तय करिए, बट दैट प्रोसीजर शुड बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अब प्राइवेट जो 8वां पॉइंट जो जजमेंट में ये बोला गया, इवन अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस कैन नॉट इग्नोर मेरिट। वो इंस्टीट्यूशन जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंट स्टेट से नहीं मिल रही है, वो भी मेरिट को इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या था जो जजमेंट में लिखा, इन द केस ऑफ अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इन द केस ऑफ अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, द रेगुलेटरी मेजर ऑफ कंट्रोल बाय द स्टेट शुड बी मिनिमल, दो द कंडीशन ऑफ रिकॉग्निशन एंड ऑफ एप्लीकेशन हैव टू बी complied with। दो तरह के इंस्टीट्यूशंस है, पहला हो गया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, दूसरा हो गया माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस विद फाइनेंशियल असिस्टेंस। फर्स्ट इज माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विदाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उसमें गवर्नमेंट के कंट्रोल्स ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू दोज institutions which does not have financial assistance from the government। सी गवर्नमेंट एक ही चीज बोलती है दोनों टाइप के इंस्टीट्यूट्स के लिए, कि आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है, जो मेथड है, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। जो आपका स्टाफ को सिलेक्शन का मेथड है, प्रोसीजर है, टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है, वो भी मेथड है, प्रोसीजर, दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। बस इतनी सी बात करते हैं। गवर्नमेंट क्या रेगुलेटरी मेजर्स लगा सकती है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी मेजर्स लगा सकती है, फॉर एग्जांपल फॉर टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ व्हाट शुड बी द मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया, व्हाट शुड बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस, लाइक एज इतना होना चाहिए, इतना एजुकेशन होना चाहिए, इतना उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह के रेगुलेटरी मेजर्स लगा सकती है, बट जो प्रोसीजर है, जो मेथड है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, वो दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ माइनॉरिटी। लेकिन जो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट ने एक चीज और बोला, गवर्नमेंट और क्या कर सकती है कि 50% ऑफ द सीट्स दे कैन बी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है तो उसके पास कुछ तो उसके हाथ में होना चाहिए। तो ये भी कोर्ट ने बोला that the 50% of the total seats in the educational institutions of the petitioner means government private institution
should select the candidates selected by the state government, should select the candidates selected by the state government on the basis of a competitive examination or a test. The candidates who get selected in such a way should pay scales of fee as applicable to this class of student एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब ये वही फीस पे करेंगे, उतना ही फी पे करेंगे जो कि स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी. तो टीएमए पाई फाउंडेशन के केस में दो जजमेंट्स को रिवर्स ओवररूल किया गया था. एक जजमेंट का नाम है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू बेसिक एजुकेशन इज इम्प्लिसिट इन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ. पहला ये कहा था. दूसरा ये कहा था कि देयर इज नो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री. राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट तो माना, लेकिन कौन सी एजुकेशन को? विच इज इन लाइन विद द आर्टिकल 41, लाइक राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज. अब 14 इयर्स ऑफ एज के बच्चे कोई एमबीबीएस या इंजीनियरिंग करने तो जाएंगे नहीं. तो कोर्ट ने क्या बोला कि राइट टू एजुकेशन फॉर अ प्रोफेशनल डिग्री इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. यहाँ पर इस जजमेंट में टीएमए फाइव फाउंडेशन की जजमेंट में कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को ओवररूल किया और बोला कि यस, राइट टू प्रोफेशनल एजुकेशन इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट because minorities they can establish and administer any institutions of their choice. So this was overruled by सुप्रीम कोर्ट. उन्नी कृष्णन का जो जजमेंट था इसको इस पार्ट को ओवररूल किया गया था. इसके अलावा एक सेंट स्टीफन केस का जजमेंट था. सेंट स्टीफन केस, सेंट स्टीफन वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी. इस में इस केस में ये कहा गया था कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेटअप बाय द माइनॉरिटीज इफ दे टेक फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, देन आर्टिकल 29(2) वुड कम इनटू द पिक्चर. और आर्टिकल 29(2) क्या बोलता है कि no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving it out of the state only on ground of religion, race, caste, language or any one of them. अगर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट इफ इट इज गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, then article 29 subclause 2 would come into the picture. So this was about Dr. TMA Pai versus State of Karnataka. थोड़ा बोरिंग जजमेंट है, but it's good to read and understand.